राम राम जी। सभी भाइयों को राम राम। भाइयों और बहनों को भी। भाइयों कभी कभी मुंह से निकल जाता है तो बहनें नाराज हो जाती हैं। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और वही फॉर्मेलिटी आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं अवनीश भाई, प्रारब्ध से हैं। आपका स्वागत है। राम राम। राम राम। आप जिसे चंडू खाना बोलते हैं, तो चंडू खाने में एक बड़ा जबरदस्त खबर जो है धधक रही है, चल नहीं रही है। आपने कभी वो गुजरात में सेंगदाना जो भूनते हैं तो वो रेत को उबलते हुए देखा है? वो वीडियो देखा है आपने? रेत भी जी जी पानी की बिल्कुल। तरह उबलती है, ऐसे बाकायदा अंदर से ऐसे बुलबुले फूटते हैं आप चंडू खाने मैनपुरी में। जाइएगा। आप मैनपुरी अच्छा। जाइएगा तो आपको उबलते रेत में आलू भुने हुए खाने को मिलेंगे जिसमें। हाँ 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 हाँ, हाँ, एकदम सही कहे आप। तो वैसे ही सर, इस वक्त यूपी में एक रेत उबल रही है, चंडू खाना उबाल रहा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, इसके पीछे कोई आधार है कि नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़े, उस उनको चैलेंज किया। का नाम मुजफ्फरनगर वाले बलियान साहब ने, बलियान साहब हार गए, फलन में सब इकट्ठे हो गए और राजपूत लॉबी उसमें उनके थी और उस राजपूत लॉबी को सारा सपोर्ट किया इंडिया अलायंस ने। और राजीव प्रताप रूडी के को वोट देने वालों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और पता नहीं कौन कौन गांधी और पूरा इंडिया अलायंस चंडू खाना पूरा था। और उधर वो बलियान जो थे वो अमित शाह के कैंडिडेट थे और अमित शाह के कैंडिडेट को हरा दिए, मतलब दुनिया भर का ही चंडू खाना चला। अब एक लेटेस्ट चंडू खाना चल रहा है कि कोई कुटुंब करके ग्रुप बना है जिसमें बाऊ साहब लोग जितना है, उत्तर प्रदेश के जितने विधायक और पता नहीं मंत्री, सॉरी उसमें एमपी साहब लोग हैं कि नहीं, पर एमएलए जरूर हैं। 49 एमएलए बताए जा रहे हैं। अब पहले तो मुझे यही कंफर्म नहीं है कि 49 ठाकुर एमएलए हैं भी। इतने कहां से आ गए सर? 49 ठाकुर एमएलए हैं भाजपा के यूपी में। सर मुझे लग रहा था कि अगर आपने ये विषय रखा है तो आपके पास गिनती होगी, क्योंकि हमने कभी ये गिना नहीं सर कि कितने अहीर हैं, कितने ठाकुर हैं, पर कितने हमने तो बाभन हैं, आज कितने तक कोयरी हैं, कभी कितने। किसी को जाति के चश्मे से देखा ही नहीं। हमें तो तो यही इसीलिए नहीं मैं पता सर कि फलानवा ठाकुर है तो या इसीलिए फलानवा सर मैं कौन भी जात है। मैं भी बता नहीं पाऊंगा। नहीं, पर एक कॉमन सेंस कहती है कि 49 ठाकुर तो टोटल मिला के नहीं होंगे। सपा बसपा, बसपा का तो कौन होगा, सपा और हम्म हाउस सब मिला के भी 49 ठाकुर एमएलए नहीं होंगे। हम्म। एमएलए एमपी भी नहीं होंगे शायद। चलिए जो भी है, तो एक कुटुंब ऐप बना है, भाऊ साहब लोग इकट्ठा हो रहा है, क्या उखाड़ेंगे सर? ठीक है सर। अच्छा, ये सारा बिल आप पर्चा अपरोक्ष रूप से योगी जी के नाम पर फाड़ा जा रहा है। अब आप लखनऊ में बैठे हैं, क्या आप गोरखपुर में भी बैठे हैं? ठीक सर। कितनी सर दूर है आंकड़ों से आपसे शुरू मंदिर? करें। आपसे मंदिर कितनी दूर है वैसे 150 घर से? मीटर। डेढ़ आह डेढ़ भैया, सौ आप तो मीटर हमारे मंदिर में गोरखपुर बैठे, वाले घर से 150। मंदिर में बैठे हैं। हाँ, सर आंकड़ों से शुरू करते हैं। चलिए। लगभग कुल वोट जो हैं वो 1200 या 1300 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोट हैं टोटल। उसमें से इस बार जो है वो 707 वोट पड़े, लगभग 52% पोलिंग हुई। 391 मिले हैं रूडी को जो जीते हैं और 291 मिले बालियान को जो हारे। कांटे की लड़ाई थी, एक तरफा चुनाव नहीं था। अगर आप ये फिगर्स देख लें तो कांटे की लड़ाई, 100 वोट, और वो भी कोई आम चुनाव थोड़ी ना, बार काउंसिल का जैसे चुनाव होता है, ये सब बड़े क्लोज इलेक्शन होते हैं। और आप मुझे ये बताएं, अगर किसी के साथ कोई बड़ा लगा हुआ था, किसी को हराने के लिए कोई बड़ा लगा हुआ था, तो मैं सभी ज्ञानियों से हाथ जोड़ के पूछूंगा 52% पोलिंग कहां हुई? केवल 52% पोलिंग क्यों हुई? क्योंकि सर चुनावी समझ अगर जिसको भी प्राथमिक लेवल की भी होगी, वोटिंग का समझ,
तो जब कोई नाक बड़ी 2 नाक या 3 नाक या 8 नाक लड़ जाती हैं, तो एक एक वोट पड़ता है सर। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कभी देखे हैं सर? अपहरण कर कर के अपने खेमे में ले जाया जाता है, मटर पनीर मुर्गा खिला खिला के रखा जाता है, बीबी बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता है, और बसों कारों में भर भर के पूरी सुरक्षा और दामाद की तरह सेवा करते हुए एक एक वोट दिलवाया जाता है। लाखों रुपया स्कॉर्पियो और पता नहीं क्या क्या। वो सब तो सर माया है। मैं मोह हाँ की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इतना मोह होता है एक एक वोट से। अब बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि अगर कुछ बड़ी नाकें हाँ, फंसी होती, जब जो जो कैंडिडेट चुनाव हार जाता है पैसा वापस भी ले लेता है। आपको मालूम है, स्कॉर्पियो वापस मंगा ली जाती है। हाँ ये मंगा भी ली है, जाती है पिटाई भी कई। होती है, कुछ केसेस में पिटाई भी हुई है। हाँ पिटाई भी होती है, और कई केसेस में कुछ बहुत ही स्मार्ट होते हैं, गड़िया बेच के खा डालते हैं। ये भी होता है, ये भी होता है। जी जी। हाँ अब सर मैं ये जो तार्किक बात कह रहा हूं कि अगर केवल 52% वोट पड़े और 100 के लगभग मतों से हार और जीत हुई है दो कैंडिडेट्स के बीच में, तो ये थ्योरी अपने आप कूड़े की ढेर पर डाल देनी चाहिए कि उसमें कोई बड़े नाम पीछे से शामिल थे। क्योंकि अगर शामिल होते तो एक एक वोट पढ़ने को बाध्य किया जाता। पहली चीज, मैनेज किया जाता। मैं दोनों पक्षों की, अगर कोई दो पक्ष हैं तो मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूं। तो इसलिए पहले केवल किसी बंद कमरे, किसी चंडू खाने की खबर नहीं, किसी मोदी शाह का फोन नहीं, किसी 150 मंदिर दूर बैठे हुए अवनीश मियन शर्मा से बाबा की कोई बातचीत नहीं। मैं केवल ये जो वोटिंग पैटर्न दिखा है इस चुनाव में, इसके आधार पर कह रहा हूं कि कोई इस तरह की बात अपने आप खारिज हो जाती है। आप कुछ बोल लेते फिर आगे बोलूंगा। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर अमित शाह सचमुच चाह जाएंगे तो चुनाव एक तो होगा नहीं। वो चुपचाप रूडी के कान में कह देंगे, ये बचवा बैठ जा, ये हमारी प्लानिंग है, फलाने को बन जाने दो। और ठीक रूडी बैठ जाते। ठीक, पहला आपकी मेरा बात को ये आगे है बढ़ कि अगर, आपकी हाँ बाबा जी, जी आपकी पहली ही बात को चलिए। पहला मैंने कहा कि ये आंकड़े बता रहे हैं, जिसके बाद आपने ये कहा, और आपकी ही बात को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जी 2014 के पहले मोदी कैबिनेट में रूडी मंत्रिमंडल में थे, उसके बाद से बैठे हुए हैं। हम्म। उसके बाद से मंत्रिमंडल से बाहर बैठे हुए हैं। क्या कभी रूडी ने उफ तक किया? नहीं। रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या किसी को पता है? अगर पता हो तो मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूं कि नीचे कमेंट में लिखें। मुझे पता है, मैंने होमवर्क किया, मैंने जानने का प्रयास किया कि राजीव प्रताप रूडी के पास भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने, शाह ने या बाकी टीम ने, नड्डा की टीम ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। एक युवा प्रखर, एक इतना योग्य सांसद जो कि पहली कैबिनेट में मोदी के आते हैं, और इतना अच्छा मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट का पाते हैं, इनोवेटिव मंत्रालय पाते हैं, वो पायलट हैं, पर्सनैलिटी है, सब कुछ है। तो मैंने जानते हैं क्या पाया सर? राजीव प्रताप रूडी नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट के सब कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक और नाम उठा के सामने लाता हूं, केवल उनके नाम के आगे सिंह लगाए, मुझे नहीं पता वो कौन से सिंह साहब हैं। मैं रविशंकर प्रसाद जी की बात लेके आ रहा हूं, उनका उदाहरण। मोदी कैबिनेट के कानून मंत्री सर, प्रखर। उनके नाम के आगे सिंह कहाँ लगा है? अच्छा ठीक है, नहीं लगा है, नहीं, वो तो मुझे इतना भी नहीं पता। कायस्थ है, बाईकास्ट हमको कायस्थ। लगा, हाँ वो राजेंद्र प्रसाद वाला। सर देखिए ना, इतना अल्पज्ञानी हूं जाति के मामले में कि मुझे कंफ्यूज हो गया, मैं माफी मांग रहा हूं। मैं एक कद्दावर भाजपा नेता की बात कर रहा हूं जो कैबिनेट से बाहर बैठा है, कथित रूप से सत्ता से बाहर बैठा है, बैठाया गया है। रविशंकर प्रसाद जी मोदी कैबिनेट के प्रखर कानून मंत्री, ओजस्वी वक्ता, बहुत अच्छे लेखक, चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन कैबिनेट से बाहर बैठे हुए हैं, न रिटायर्ड हैं न टायर्ड हैं। पार्टी उनसे काम ले रही है और लगातार काम ले रही है। उनकी तरफ से चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो,
आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाना, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई काम देखा है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसी कई समितियां हैं जिसको वो लीड करते हैं। शिवराज सिंह सर की बात मैं कई बार बता चुका हूं, अपने मनोहर दादा जो हैं हरियाणा वाले, उनकी बात कई बार बता चुका हूं, और तो और सर, अब एक बहुत बड़ा नाम लेके आता हूं, जिनके बारे में 2014 से 19 के बीच में ही चंडू खानों ने गर्भ धारण करना शुरू कर दिया था जबरदस्त। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान, राजघराना, राज परिवार, मोदी को सबक सिखा देंगी, भाजपा से नहीं पट रही है, मोदी शाह से नहीं पट रही है, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये सब हो गया सर। आज वसुंधरा राजे सिंधिया कहां है, कहां बनी हुई है? क्या उनको उपराष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, एडजस्ट कर दिया कहीं? सर एक दिक्कत जानते हैं क्या है? मुझे याद आता है 2014 के चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के दौरान रजत शर्मा के यहां मोदी जी ने एक शो किया था, और मोदी जी ने पहली बार उनके मुंह से मैंने सुना था, उसके बाद भी वो कई बार दोहराते रहे हैं, इंडिया टुडे के मंच से दोहराते रहे कई, और खासतौर से मीडिया के मंच से ये बात दोहराते हैं वो, पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदलो। सवाल ये उठता है सर कि हम कौन सा चश्मा लगा के इस नई भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं? भारत में जातियां हैं, क्षेत्र हैं, हर तरह का समाज है, टिकट वितरण में वो बैलेंस आपको दिखाई देगा, निश्चित दिखाई देगा। भाजपा कहीं मंगल ग्रह से आई हुई पार्टी नहीं है, ये भी भारत जो कि हमारा समाज जातियों के साथ जीता है, बटा हुआ नहीं कह रहा हूं मैं, अंडरलाइन कर रहा हूं, जो जातियों के साथ जीता है, सोता है, उठता है, खाता है, बैठता है, रिश्ते करता है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग हर पार्टी को करनी होती है, भाजपा भी वो करती है। कितने ठाकुरों को, कितने ब्राह्मणों को, कितने पिछड़ों को, इस बार उपराष्ट्रपति किसे बनाना है, अगली बार राष्ट्रपति किसे बनाना है, फलाने मुख्यमंत्री किसको करना है, लेकिन कहीं वो इफ बट के साथ उफ आह आउच अगर शब्द दिखाई दे रहा हो तो बताइए। ये फर्क है पुरानी भाजपा और इस नई भाजपा में। पुरानी भाजपा में हमने कल्याण सिंह सर को देखा है, उसके बाद उनके राजनीति की क्या गति हुई ये भी हमने देखा है। एक और बड़ा नाम लेता हूं सर, जो इस समय उनका नाम लेना बेहद आवश्यक है, और जब आपने इस सो कॉल्ड पार्टी के लाइन से अलग हटके राजपूत जितने भी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी एक पंचायत, एक बैठक की बात की, तो श्री बृजभूषण शरण सिंह साहब ने एक बात कही, मैंने वो बाइट आपको भेजी थी। इस बैठक को लेके उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और बहुत अच्छी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमको सूट कर रहा है, मैं जो अभी बकवास कर रहा हूं मेरी उस बकवास को समर्थन कर रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कितना बटोगे बे, कितना बटोगे? सर अब मैं गंभीरता से एक बात कह रहा हूं, ये जो खबर उड़ाई गई है ना, ये चंडू खाने की खबर नहीं है ना, ये भूल मत करिएगा, ये चंडू खाने की खबर नहीं है साहब। मेरा एक जेन्युइन कंसर्न है, हाँ, मैंने पिछले 3-4 साल तक भाजपा की पूरी संगठन को, पूरी हाईकमांड को, शीर्षस्थ नेता को जाट लॉबी के सामने, अब वो बुरा शब्द मैं बोलूंगा नहीं, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, हाँ, किस मुद्रा में लेटे हुए देखा है। ठीक ठीक। और राजपूत लॉबी को इग्नोर करते हुए, ठीक, मतलब 3 टुच्ची 2 कौड़ी की थर्ड क्लास झूठे आरोप लगाने वाली सड़क छाप एक झूठे आंदोलन में पूरी राजपूत लॉबी को बेइज्जत होते और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता को दर दर की ठोकरें खाते हुए देखा है। क्या मजबूरी थी भाजपा संगठन की, क्यों इस तरीके से जाट लॉबी के सामने लेटी हुई थी और राजपूत बिरादरी को प्रतिदिन बेइज्जत कर रही थी, जलील कर रही थी, इग्नोर कर रही थी?
और अंत में एक दिन ब्रिजभूषण सिंह को कहना पड़ा कि देख लीजिएगा, जाटों के वोट तो शायद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं ठाकुरों का चला न जाए, यहां तक शब्द बोलने पड़े थे। क्यों? वाई हैव यू टेकन द ठाकुर लॉबी फॉर ग्रांटेड एंड वाई दिस एक्स्ट्रा अपीजमेंट फॉर जाट लॉबी? बताइए जरा। ये जायज सवाल है कि नहीं है? और ऐसे में अगर ठाकुर लॉबी अपना महत्व है, हम भी हैं, हमको तेल मत लगाओ, हमारी आड़ी मत सुहराओ, पर कम से कम ड्यू रिस्पेक्ट तो दो। अगर ये मांग लेती है तो क्या गलत करती है? ठीक जी, आपका एक प्रश्न बहुत न्यायोचित प्रश्न है। बस ये है कि भूगोल की कक्षा में आपने मैथमेटिक्स की किताब खोल दी। इस पर जरा बाद में आऊंगा, पहले भूगोल वाला पूरा कर लें। पहले भूगोल वाला पूरा कर लें, फिर जाट वर्सेस ठाकुर पे भी आएंगे। वैसे आपको धन्यवाद दे दूं कि श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी को एकमेव ठाकुरों का नेता बनाने के लिए आपको बधाई। मैंने नहीं बनाया ठाकुरों का नेता, वो तो मात्र देवी पाटल मंडल में, देवी पाटल मंडल के नेता थे, उनको पैन इंडिया ठाकुरों का नेता बनाने का काम इस पहलवान लॉबी ने और बीजेपी हाईकमांड ने किया कि आज वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी जाते हैं तो 5000 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। ठीक सर, मुझे देवी पाटन मंडल के नेता थे, आज वो पूरे भारत के नेता बन गए। सर थोड़ा सा अवसर दें, थोड़ा सा अवसर दें, मैं फिर बीच में आता हूं, फिर वापस आता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनके वर्तमान एक पुत्र जो सांसद हैं, दूसरे जो विधायक हैं, उनको ठाकुरों के अलावा, राजपूतों के अलावा कोई वोट नहीं मिला होगा, मुझे विश्वास है। हम ये मैं आ रहा हूं, मैं कभी नहीं कहा, मैं सर आ रहा हूं। एनडीटीवी की तरह बिहेव ना करें सर। तो मुसलमानों का भी वोट मिलता है, उनको तो मुसलमानों का भी वोट मिलता है। अरे वो सपा में भी रहे हैं सर, उनको यादों का भी वोट नहीं, सपा में रहे चाहे ना रहे, एक मिनट सर उस एरिया के मुसलमान भी उनको वोट देते हैं। सर एनडीटीवी के एंकर की तरह बिहेव मत करिए सर, प्लीज बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने का अधिकार है सर, मुझे थोड़ा सा बोलने दें, थोड़ा बोलने दें सर। मैं एक बड़ी बात पे आता हूं, जाट वर्सेस सिंह साहब पर भी आऊंगा अभी। मैंने अभी एक बात कही, वहां से आप दूसरी तरफ लेके चले गए, लेकिन उसको एड्रेस कर लेना बड़ा जरूरी है। ये चंडू खाने की उड़ाई खबर नहीं है सर, नहीं है, ठीक, हाँ, ये बेहद गंभीर डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट पैन पार्टी दिखाई दे रहा है, पार्टी लाइन से बाहर दिखाई दे रहा है। ये योजना बड़ी है, ये वो प्लान है जिसे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष ने, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने तैयार किया है, और तैयार करके भाजपा के बाजार में फेंक दिया है, उतार दिया है, और यहां इसे लपकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, सिंह साहब और योगी जी के बीच बैठक क्यों हुई। आप एक नाम भूल गए, राजनाथ जी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि दरअसल दिल्ली में पार्टी, एक लखनऊ में बैठे हुए एक पार्टी है, और एक राजनाथ जी भी हैं जो लखनऊ दिल्ली हैं, लखनऊ के सांसद हैं दिल्ली में। असल में बिल उन्हीं के नाम पे फाड़ा जा रहा है दिल्ली में। नहीं, ठीक है, चलिए, कम से कम एक बात तो अच्छा हुआ, मोदी वर्सेस योगी, सॉरी, शाह वर्सेस योगी से जरा फुर्सत मिली है, अब शाह वर्सेस राजनाथ जी कराया जा रहा है। सर, ये बेहद शातिर ढंग से प्लेस किया गया एक चूरन है, जिसको चाटने का कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और अब आपको अंदर की बात बता दूं, ये बैठक पंचायत होने के बाद योगी आदित्यनाथ जी बेहद नाराज हैं। उन्होंने अपने एक सीनियर सलाहकार, जो कि प्रशासकीय क्षमता से भी आते हैं, उनको 3 दिन के लिए अलग अलग इलाकों में भेजा है। परसों वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थे, और वो अपने इस कौशल के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी पहुंच हर सेक्ट में और हर पार्टी में है। वो संपर्क कर लेते हैं हर पार्टी के व्यक्तियों से, इस समय योगी जी को सलाह देते हैं।
योगी जी ने इसको बेहद गंभीरता से लिया है और बेहद नाराज। कारण ये, क्योंकि ये दिल्ली को भी साफ तौर पर पता लग चुका है, ये लखनऊ को भी साफ तौर पर पता लग चुका है कि ये न किसी चंडू खाने की उपज है, ये बेहद शातिर ढंग से कांग्रेसी इकोसिस्टम ने प्लेस किया है, फैलाया है, पहली चीज। इसलिए आपको बेहद गंभीर व्यक्ति बृजभूषण शरण सिंह साहब का इतना फटकार लगाते हुए बयान आया है। वो चाहते तो बंद कमरे में भी लानत और मनानत कर सकते थे और उसका कोई भी वीडियो या कोई भी बाइट पब्लिक में नहीं आती। जब वो कह रहे थे कि कितना बटोगे बे, तो वो चाहते तो बड़े आराम से, उनकी हैसियत है साहब, उनकी सामाजिक हैसियत है, उनकी राजनीतिक हैसियत है, उनकी बौद्धिक हैसियत है, वो कर सकते थे। अब आते हैं सर, आपकी एक बहुत बृहद राष्ट्रीय चिंता है, जिसमें एक चिंता यह भी है कि खालिस्तानी माइंडसेट के सामने भी मोदी क्यों औंधे पड़े रहते हैं। आपकी ये भी चिंता बहुत बार निकल के आई है कि जाट लाबी के सामने ऐसा क्यों किया मोदी ने। सर मुझे ये बताइए कि हरियाणा चुनाव के रिजल्ट क्या बिना जाट वोटों के हासिल हो गए थे? अगर आप ये कहिएगा तो हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की छाते के नीचे खड़े जाटों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जाटों ने पटक के धो दिया चुनावी तरीके से। अब आप कोई कह सकता है कि अरे ये भीतरघात था, हुड्डा खुद नहीं चाहते थे, शैलजा ने या किया, फलाने ने हुआ किया। सर भीतरघात करने से अगर वोटों का मामला बिगड़ जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत ली। मैं कहूं योगी आदित्यनाथ जी का बैड मैनेजमेंट, उत्तर प्रदेश से बहुत खराब रिजल्ट निकाल के उन्होंने मोदी को दिया, केंद्र को दिया। राजनाथ जी को इसका पूरा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो लखनऊ से अपने तो सांसद बन गए, लेकिन 37 सांसद उन्होंने सपा को दे दिया। अच्छा, क्या केवल ये 8 से 12% के बीच में ब्राह्मण भी घूमता है और उससे थोड़ा नीचे ठाकुर मतदाता का प्रतिशत भी है? क्या ये 6, 8, 12, 15 चलिए बढ़ा के कह देता हूं, राजपूतों की नाराजगी की वजह से 37 सीटें मिल गई क्या सपा को? ये तमाम कारण है। कौन से कारण आप तलाशिएगा साहब? मोदी का दोष तलाशिएगा, शाह का दोष तलाशिएगा, योगी का दोष तलाशिएगा कि राजनाथ जी का बैड मैनेजमेंट था, उत्तर प्रदेश से इतने बदतर नतीजे क्यों आए? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? अगर इस तरह की बातें होनी चाहिए और जरूरी हैं तो दिक्कत एक क्या होती है सर कि जो हमें भाता है हमको वही बतियाने आता है। भारतीय जनता पार्टी जो कि शाह और मोदी वाली पार्टी है, इसने भाजपा को सवर्णों, शहरियों और बनियों की पार्टी के उस कथित फर्जी टैग से मुक्त कराया है सर। और जिसको भी कांग्रेस की तरह 65 साल सत्ता लगातार चलानी है अपनी आइडियोलॉजी की, उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर पॉकेट से वोट लेने होंगे। इसलिए भाजपा को उस पुराने भाजपा की तरफ ले जाने का कोई भी प्रयास बेहद घातक होगा। सर मैं एक बात बता दूं आपको, हालांकि आज का जो विषय है वो चूंकि है ही उत्तर प्रदेश का, और उसमें उस पर जब व्यापक चर्चा होगी तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो डिस्कस हो ही जाएगा, उसके बिना तो चर्चा ही अधूरी होगी। और लोकसभा में मात्र 33 सीटों पे सिमट जाने के जब कारणों की सचमुच समीक्षा होगी तो उसमें राजपूत लॉबी की नाराजगी एक बहुत बड़ा कारण बन के आएगी, पहला। दूसरे, उसके कम से कम इसीलिए हार गए हैं, लल्लू सिंह इसीलिए हार गए फैजाबाद लोकसभा सीट। चलिए संदीप बलियान और बाकी चीजें मैं करता हूं, लेकिन अब बात को बात नहीं सामने मैं रख दिया मैंने। एक 10 और कारण है उसमें से एक कारण ये भी है, और इस कारण को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और 10 कारण इग्नोर नहीं कर रहा, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन आपने कहा कि प्रमुख कारणों में से आएगा, तो क्या लल्लू सिंह की हार का प्रमुख कारण यही था? लल्लू सिंह तो उनका तो क्योंकि फैजाबाद, एक मिनट सर,
सर, क्योंकि लल्लू सिंह को तो फैजाबाद था तो सर टिकट कटना था। जब सर नहीं काटा तो उन्होंने कहा ठीक है जितवा लो। नहीं नहीं, इसका मतलब योगी जी ने काफी सीटें भाजपा को यहां डेंट किया। नहीं इसका योगी जी ने मतलब किया या किसने किया, पर ये था अभी कि आपने कहा इनका कि फिर टिकट उन्होंने कट कहा दो, कि नहीं जितवा लो। काटेंगे तो बोले जितवा लो। किसने कहा? संघ ने कहा होगा। अरे कहा नड्डा ने होगा, कहा था किसने ना कि कहा? संघ अब हम संघ से बड़े हो गए हैं। सर नड्डा कोई एक कारण। नड्डा कहते थे कि नहीं अब हम संघ के देखिए नीचे सर, नहीं लटकेंगे, अब हम सिर पे रखेंगे। देखिए नड्डा ही सर, थे ना। हो सकता है देखिए संघ सर, ने कह दिया हो कि ठीक है फिर जीत लो। देखिए देखिए सर, हाँ। इस तरह की बातें जो मैं इतना कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं इतना मीन मेख निकालूं और इतना जातिगत बैल उस संघ पर एक बात कारण करूं। हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? मुसलमान एक कारण हो सकता है, संघ एक कारण हो सकता है, आप एक कारण हो सकते हैं, मैं एक कारण हो सकता हूं। कारणों की बात करेंगे तो फिर कथा लिखी जाएगी सर। अब एक बड़ी बात करते हैं सर, वैचारिक बात। इस तरह की अवधारणाएं अभी 27 आने दीजिए, आपको वैश्य सम्मेलन देखने को मिलेंगे अक्रॉस द पार्टी। हाँ वो तो आपको होते हैं। परशुराम सम्मेलन देखने को मिलेंगे अक्रॉस द पार्टी। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझिए, आपसे बेहतर कौन समझता है सर। यहां एक जाति की राजनीति करने वाले पियरका चचा एक पूरी पार्टी खड़ा कर बैठते हैं। यहां एक जाति की राजनीति करने वाले संजय निषाद पूरी एक पार्टी, अपना बेटा, अपनी बहू, बस चले तो अपने घर के नौकर, और खुद मंत्री, विधायक और न जाने क्या क्या बन जाए। सर, इस नई भारतीय जनता पार्टी ने इस भारतीय समाज के बंटोगे तो कटोगे वाले नारे जो योगी जी ने दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाला ना जो नारा है, वहां से इतने बटाव के बाद यहां तक निकाल के ले आई है सर। इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी तरीके से पुराने फेज, पुराने टेस्ट पर जाना, ये नई भाजपा है सर। देश भी बदल चुका है सर। आपको हर पॉकेट से वोट मिलते हैं, इसी भाजपा को हर पॉकेट से वोट मिलते हैं सर। प्रियंका चचा की राजनीतिक मजबूरी है सर, अस्तित्व का सवाल है कि भाजपा के साथ हैं। ये तो ब्लैकमेलर तरह के नेचर के लोग रहे हैं। संजय निषाद की आज अब बिसात सर नहीं है सर, चंडू राजनीतिक बिसात चंडू नहीं है कि भाजपा को छोड़ के वो जीवित रह पाए अब राजनीतिक रूप से। चंडू एक मिनट, चंडू खाने की एक खबर और बता देता हूं। वीडियो बहुत आज लंबा हो जाएगा। नहीं, एक 3 मिनट में खत्म करेंगे। वो आजकल जब शेफ लोग जब दाल वाल बना लेते हैं, कढ़ी वढ़ी बना लेते हैं, तो तड़का पैन में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा देगी मिर्च और थोड़ा सा कसूरी मेथी तड़का पैन में डाल के ऊपर से छिड़कते हैं। तो आज इस वीडियो में एक ऊपर से मैं तड़का लगा देता हूं। तो चंडू खाने की ये भी खबर चल रही है कि दिल्ली की बैठी भाजपा कमान 2027 में जानबूझ के यूपी हार जाएगी बाबा को निपटाने के लिए। जैसे 2024 में बाबा ने खेल दिया था मोदी को सबक सिखाने के लिए। नहीं, अब वो बाबा को सबक सिखाने के लिए दिल्ली ने खेला या दिल्ली को सबक सिखाने के लिए बाबा ने खेला, दोनों वो सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तीसरा ये है कि बाबा को निपटाने के लिए 2027 ये चंडू खाने की खबर है। मैं इसका देखिए, यह एक खबर, यह एक थ्योरी चल रही है। एक मिनट सुनिए सर, ये इन थ्योरियों की पढ़ाई होती कहाँ है? मुझे जानना है। और सर चंडू खाने में खबरें प्लांट की जाती हैं कि नहीं? अरे सर, बिल्कुल की जाती है। सुनिए तो, है ना, ये जो प्रोपेगेंडा प्लांट करते हैं, सीएसडीएस के संजय कुमार क्या कर रहे थे? तो ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सर नहीं है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सारी चंडू खाने की खबरों, इनके जहर को अवॉइड करने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तो बड़ा उत्सुक हूं कि ये थ्योरियां पढ़ाई कहां जाती हैं। दुनिया भर की थ्योरियां चलती हैं, पता नहीं, मतलब मैं किस दुनिया में रहता हूं, मुझे ये थ्योरी पता ही नहीं चल पाती। सर चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। मैं अगली वीडियो के लिए, हमको तो रोज सुबह आपके साथ एक वीडियो करना है। कल की वीडियो पर मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, अभी से तैयारी कर लीजिए। हम बिना तैयारी बैठते हैं, सवाल आज ही पूछिए सर, कल ही पर्चा आउट करिएगा। शर्मा जैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी को मोदी ने क्यों भेज दिया लखनऊ?
क्या सोच के भेज दिया। और कल का आते ही उसने लखनऊ में ये खबर फैला दी कि मैं तो उप मुख्यमंत्री बना के भेजा गया हूं। ठीक ठीक सर। मोदी ने, अच्छा मोदी का वो सबसे खास सिपह सालार था, क्यों भेजा मोदी ने लखनऊ में ठीक गुजरात के ठीक सर। आदमी को? ठीक सर, मोदी की बड़ी गंदी आदत है सर। नहीं ये कल डिस्कस करेंगे, आज अरे नहीं, नहीं, दो लाइन आपके सवाल का 2 लाइन हाईलाइट यहीं दे देते हैं 30 सेकंड में। मोदी की एक आदत बहुत गंदी है सर, वो अश्विनी वैष्णव जिनका कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है उनको रेल मंत्री बना देते हैं, एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बना देते हैं। मोदी के कुछ बुरी आदतें अपने हैं सर। कैबिनेट में बनाते ना, योगी के कैबिनेट में क्यों घुसेड़ दिए? योगी का कैबिनेट क्या होता है सर भारतीय जनता पार्टी के लिए? फिर आप भारतीय जनता पार्टी का संगठन का संस्कार नहीं जानते, माफ कीजिएगा। नहीं तो फिर जब इतना घी खिचड़ी था तो अलग थलग क्यों पड़े? मिल गए होते खिचड़ी में। कल क्या बतियाना रहेगा सर? चलिए इसी को बतिया आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा बतिया देंगे तो अपच हो जाएगी। दूसरे को समझ लोगे ये हुआ क्या है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये बड़ा जटिल प्रश्न है, देखिए जटिल प्रश्न है और चर्चा से हम लोग भाग नहीं सकते। नहीं भागना चाहिए भी नहीं, इस पर बात होनी जरूरी है, बिल्कुल बात होनी जरूरी है सर। मौसम सुहाना है, सिर्फ ये बताने के लिए मौसम की खबर नहीं होनी चाहिए, ओले पड़ने की भी संभावना है, इस पर भी बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कल मिलते हैं। हर हर महादेव, प्रणाम।